नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब इस कोविड भरे टाइम में अच्छे से रहेंगे, अच्छे से रह रहे होंगे और बहुत ही सेफ रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो जल्दी हो जाएंगे, डोंट वरी। लेट अस गेट ऑन विद आवर टॉपिक विच इज़ क्लास 11 का पहला चैप्टर, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। वैसे ही बात यह है कि इस चैप्टर से कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाला है नहीं, जैसे कि नीट या जेई लेवल में कोई भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस तुम देखोगे नहीं। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर बेसिस है पूरे फिजिक्स वर्ल्ड का। ठीक है, तो फिजिक्स का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो इसमें हम समझेंगे फिजिक्स क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे कैसे फिजिक्स को आगे ले जाया गया। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली बात जो है वो कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, क्या है ये फिजिक्स, क्या है। अब उसको बोलने के लिए तो ये बोला जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, मतलब नेचर मतलब चारों तरफ जो होने वाले चीज़ हैं, जो हो रहे हैं, घटना घट रहे हैं हम चारों तरफ, उन सब चीज़ों का नेचर से कैसे होता है, क्यों होता है, और थोड़ा सा चेंज किया तो क्या होगा, क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होगा, और कौन से ऐसे लॉज हैं जो इस जो नियम हैं जो इसको क्या गवर्न करते हैं। राइट, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, एक पेड़ से क्या एक एप्पल का गिरना। और तुमने तो बहुत अच्छे से देखा होगा कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठे थे तो एप्पल गिरा था और उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर किया। लेकिन ये कौन सा नियम है जो एप्पल को नीचे गिराता है पेड़ से टूटने के बाद, या फिर पत्थर मारने से एप्पल को वो नीचे गिर जाता है, वो कौन सा नियम है। ठीक है, उसको पढ़ना भी फिजिक्स है। वो नियम कैसे अप्लाई होता है उसको पढ़ना भी फिजिक्स है, और वो नियम कैसे कैसे बदल सकता है विथ प्लेस, टाइम एंड पोजिशन। ठीक है, तो उसको पढ़ना भी फिजिक्स है। वैसे ही जैसे कि एप्पल गिर रहा है, वैसे ही सन के चारों तरफ ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। ठीक है, वो भी कुछ नियम है जिसके वजह से वो घूम रहा है। ठीक है, दो चार्ज एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, वो भी नियम है, वो भी फिजिक्स है। तो दुनिया में देखना वाला जो चीज़ है, जो तुम देख रहे हो आँख से, वॉट एवर यू आर ऑब्जर्विंग विद योर नेकेड आइज इन दिस होल वाइड वर्ल्ड इज बेसिकली फिजिक्स। सो स्टडिंग वॉट यू आर ऑब्जर्विंग with the help of your observation and applying certain laws to describe it better is physics। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, इस सब चीज़ों का मिश्रण है। ध्यान से देखो तो ये सब चीज़ अभी भी हो रहा है, आगे भी हो रहा था, और कुछ बदलाव भी इसमें आ रहा है। ठीक है, तो नए नए चीज़ भी देख रहे हैं। तो एक ज़माना था जब बहुत बड़े बड़े फिजिसिस्ट लाइक आर्यभट्ट, गैलीलियो, न्यूटन, सर, ये सब महात्मा, ये सब बहुत सारे चीज़ बना के चले गए हैं जिसको हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे चीज़ उस ज़माने में उन लोगों का दिमाग इतना चला कि वो लोग सब ऑब्जर्वेशन अपना किताब में लिख दिए और सामने दुनिया के ले आए, जिसको लेके बहुत सारे इन्वेंशंस और डिस्कवरीज भी आगे जाके हुए। तो बहुत धन्यभागी हैं हम उनके कि उन्होंने बहुत सारा चीज़ पहले से ही हमारे सामने रख चुके हैं। ठीक है, अब बात यह है कि ये सब चीज़ तो उन्होंने रख लिया, क्या ये बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है। जैसे कि हमने बोला कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। जैसे ही नेचर बदलता है अपना रूप, आज बारिश हो रहा है, कल हेल गिर रहा है, परसों स्नोफॉल हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो नेचर इज ऑलवेज चेंजिंग। वी कैन नॉट ग्रास्प नेचर एंड बोल सकते हैं कि कल होने वाला है। ठीक है, तो 100% तो नहीं बोल सकते ना। तो ये जैसे नेचर बदल रहा है हमेशा, और उसके साथ उसके लॉ भी बदल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कल को मान लो कोई नया लॉ आ गया जिसने सारे चीज़ों, इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए एक बेहतर रास्ता दिया, तुमने बना दिया ऐसा कोई लॉ, तो तुम्हारी बात सब मानने लगेंगे और तुम्हारा जो बोलना है उसी को लॉ मानने लगेंगे।
क्योंकि यू आर बेटर, राइट। सो इस तरह से नेचर का स्टडी बदल सकता है, उसके लॉज बदल सकते हैं, कुछ नया चीज़ हो सकता है, ठीक है। उस सब चीज़ को हम ध्यान में रखने जो पढ़ाई करते हैं विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अब इसी चीज़ को हम अच्छे से समझने के लिए थोड़ा डॉक्टर फेमैन का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि बहुत ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थे, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो डॉक्टर फेमैन जो थे, यू नो, ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए फिजिक्स को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जैसे कि मान लो तुम खड़े हो एक चेस चैम्पियनशिप में और चेस का खेल चल रहा है तुम्हारे सामने, दो बच्चे चेस खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं और तुम उसको देख रहे हो। अब 1-2 घंटा देखने के बाद तुम भी चेस के कुछ रूल्स समझ जाओगे, ये तो है ही है। कुछ रूल्स तुम भी समझ जाओगे कि अच्छा ये ऐसे जाता है, वो वैसे जाता है, रानी ऐसे जाता है, राजा ऐसे जाता है, तो वो सब समझ में तुम्हें आ जाएगा। अब तुमने सिर्फ ऑब्जर्व किया चीज़ों को, बस ऑब्जर्व करके तुम बहुत सारा चीज़ अपने अंदर दिमाग में ले आए कि भाई ये सब रूल्स हैं, ये सब लॉज हैं जिसको फॉलो करके ये गेम खेला जाता है। अब बीइंग एन ऑब्जर्वर तुम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मैं चैम्पियन हो गया, नहीं, राइट। तुम्हें अगर किसी भी चैम्पियन के साथ हम मैच में बिठा दें तो 100% चांस है कि तुम हार जाओगे, लेकिन तुम कुछ 2-3 स्टेप्स तो अच्छा कर ही दोगे देख देख के। सो व्हाट डिड यू डू? यू ऑब्जर्व अ थिंग गोइंग ऑन अराउंड यू, you understood its laws, you applied it and you tried to better others, right? तो यही है फिजिक्स, ठीक है। लाइक हमने बोला स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, जो हमने अभी बोला उसी को बोलते हैं फिजिक्स। हमने देखा चेस का खेल, उसको समझा, कुछ लॉज उसके समझ गए और चले दूसरों को हराने, ठीक है। तो दूसरों को हराना मतलब हमारा लॉ उनसे अच्छा हो, या फिर हम ऐसा कुछ स्थापना करें कुछ नियम का which will provide us a better lead in this mysterious world. So physics is, that's why called the study of nature and its laws. ये सारे laws दुनिया में जो भी हैं, क्यों ये चौक नीचे गिर रहा है, क्यों वहाँ पे पानी रखा है, अब पानी का बबल जब हम छोड़ते हैं वो स्फेरिकल होके नीचे गिरता है, क्यों? सरफेस टेंशन। तो हर चीज़ का कारण है, हर चीज़ का हम कारण दे सकते हैं। रीजनिंग हम देखते जा रहे हैं यूनिवर्स को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, राइट। देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड स्टिल अननोन टू अस। सो इसीलिए ये फिजिक्स ऐसा चीज़ है, ऐसा माध्यम है जिससे इंसान भगवान के द्वारा बनाए गए चीज़ों को रीजन से तोड़ता है, राइट। हम चारों तरफ जो ऑब्जर्व करते हैं उसको तोड़ते हैं, अपने भाषा में लिखते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन को लेके कुछ नियम डालते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे फॉलो कर रहा है इसीलिए ऐसा ऐसा है, और उस नियम को हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक हुआ, जहाँ तक नहीं हुआ अलग बात है। तो दैट्स वाई माई फ्रेंड्स फिजिक्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है। अब आगे जाते हैं। अभी पढ़ते हैं हम फिजिक्स, इंट्रोडक्शन फिजिक्स का 2nd यूनिट, ठीक है। तो हम फिजिक्स को आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम उसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। जब फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें डिटेल्स में हम जाएंगे, पहुंचेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स तो ठीक था भाई, मैथमेटिक्स कहाँ से आ गया? ये किसने बोला मैथमेटिक्स चाहिए? हर जगह देखो सर मैथ लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। मैथ जो है ना वो फिजिक्स बोलते ही उसके साथ में आ गया। अब पता नहीं क्यों आ गया, चलो देखते हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, तुम्हें पता है कि द अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन देम। तो ये जब मैंने बोला तो तुम्हारा दिमाग में दर्द हुआ कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा लंबा चौड़ा चीज़ मैंने बोला। अब इसको समझना भी मुश्किल लग रहा है, सुनने में तो इतना मुश्किल है, लेकिन इसी चीज़ को, ग्रेविटेशन को अगर मैं ऐसे लिख दूं
तब तुम देख के बोलोगे कि भाई ये इजी है। क्यों? क्योंकि यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ठीक है, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r² है। अब यहाँ इसको देख के मन में खुशी आ रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत ही छोटा सा चीज़ मिल गया। इतना लंबा चौड़ा लाइन की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा चीज़ जो हमें रिलेशन दे रहा है फोर्स में, दोनों मासेस में और उनके बीच में डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज़ हुआ तभी जब हमने मैथ को यूज़ किया। ठीक है, अब मान लो ये तो दोनों बॉडीज़ के बीच में, मान लो एक ऐसा यूनिफॉर्म रॉड दे दिया मैंने, और उसमें मैंने बोला कि उसमें उसके बीच में जो बाइसेक्टर जा रहा है उसमें कहीं दूर डिस्टेंस x पे एक मास रख दिया मैंने dm, या छोटा सा मास रख दिया मान लो m0, कुछ भी मान लो। अब ये जो चीज़ है ना जिसका मास कैपिटल M है, ये रॉड, ठीक है, इस रॉड के वजह से इस छोटे से मास m0 पे कितना रेजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है इस रॉड की वजह से, तब दिमाग में हो गया टेंशन। क्यों? क्योंकि इस रॉड के मास जो है वो पॉइंट मास नहीं है। जैसे तुमने यहाँ पे पॉइंट मास ले लिया और सोच लिया कि ये m1 है, ये m2 है और ये r है, लेकिन इसको ध्यान से देखो तो इसमें मासेस भी डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द लेंथ। मतलब ये m मास है, यहाँ से लेके यहाँ सारा मास मिला के m है, तो छोटे छोटे मास हैं जो सब इसको खींच रहे हैं, सारे खींच रहे हैं, ये खींच रहा है, ये खींच रहा है, वो खींच रहा है, जिसको देखो वो इसको खींच रहा है नीचे। ठीक है, अब ये सारे मासेस के लिए या फिर ये पूरा बार के लिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस छोटे से मास m0 पे, वो कैसे निकालें? वो निकाल नहीं सकते अगर हम मैथमेटिक्स यूज नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है भाई, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। सीधी सी बात है। हो सकता है तुमने नहीं समझा, लेकिन ध्यान से सुनो फिर से कि मैथमेटिक्स ही फिजिक्स का लैंग्वेज है। क्योंकि अगर हम इसको निकालना है तो हमें कैलकुलस की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा सा मास लेके यहाँ से यहाँ तक पूरे लेंथ 0 से मान लो L तक इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लो लैम्बडा, उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, और कहाँ पे रखा है डिस्टेंस x उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे वेरी हो रहा है लंग द लेंथ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कैलकुलस का हिस्सा है, जो कि मैथ का हिस्सा है। तो घूम फिर के वहीं आ गए कि फिजिक्स को ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैथ की ज़रूरत है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इसीलिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट एक्सप्रेस फिजिक्स एज यू मे वांट टू, राइट। सो मैथमेटिक्स करना ही है, क्योंकि मैथमेटिक्स नहीं समझेंगे तो फिजिक्स समझना ना के बराबर है, और किसी और को समझाना इम्पॉसिबल है। समझ में आया? इसीलिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लिंक करके हम पहले से ही पढ़ने वाले हैं 1-2 वीडियो के बाद। तो अभी के लिए समझो कि फिजिक्स समझने के लिए या समझाने के लिए मैथमेटिक्स का दरकार बहुत है, ना कि सिर्फ कैलकुलस, बल्कि ट्रिगोनोमेट्री और ऐसे बहुत सारे चीज़, पेरीमीटर, एरिया, सब कुछ चाहिए हमें एक्सप्रेशंस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको लेके हम फिजिक्स को ज़्यादा बेहतर से समझाएंगे। लेट्स गेट ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। हमारा तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है अबाउट यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट्स क्या है, इसकी ज़रूरत की है। जैसे कि हमने समझा कि फिजिक्स इज़ द लॉ ऑफ, राइट, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो इस अगर हम नेचर और उसके लॉज को पढ़ाई कर रहे हैं और हमने क्वांटिटी ही डिफाइन नहीं किया, तो हम करेंगे क्या? जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि एनी डिस्क्रिप्शन इज फिजिक्स इज क्वांटिटेटिव, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि कितना। जैसे कि मान लो 2 चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बढ़ने का चांस ही नहीं है। तो दोनों चीज़ों को कंपेयर करने के लिए हमें डिफाइन करना पड़ेगा क्या? एक यूनिट चीज़ या फिर एक यूनिट जिसको लेके हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारा वज़न, ये मैं हूँ, और ये मेरा वज़न
कुछ है, और ये तुम्हारा वजन है वो भी कुछ है। दिस इज़ यू, दिस इज़ मी, ठीक है। सो अगर मेरा वजन W है और तुम्हारा वजन स्मॉल w है, तो हम इसको कंपेयर कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने कोई यूनिट ही डिफाइन नहीं किया जिसको लेके हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने डिफाइन कर दिया है ऐसा चीज़ x, जिसको मैं बोल सकता हूँ यूनिट मास, मान लो मैंने कोई भी वैल्यू x को यूनिट मास के हिसाब से ले लिया, मेरा यूनिट, और मैंने बोला कि मेरा वेट जो है वो x का 200 गुना है और तुम्हारा वेट जो है वो x का 20 गुना है, तब तुम आराम से बोल सकते हो कि भाई मेरा वेट जो है वो तुम्हारा कितना 10 गुना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बोलने की चाहत ये है कि अगर हमारे पास यूनिट नहीं होता तो हम एक दूसरे का कोई भी क्वांटिटी, वेट से लेके, लाइट से लेके, एम्पलीट्यूड से लेके, साउंड, डेसिबल्स, एनीथिंग वी आर सीइंग एवरीवेयर, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखेंगे कैसे अगर हमारे पास यूनिट ही नहीं है? तो यूनिट को समझने के लिए हमने ये देखा कि अगर मैंने एक यूनिट मास डिफाइन किया तो मैं उसके बराबर मेरी तुलना कर सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं इसका इतना गुना हूँ, वो उसका उतना ही ना, तो मेरा और तुम्हारा रिलेशन भी आ सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो यूनिट चाहिए ही चाहिए। फिजिक्स में कोई चीज़ को क्वांटिटेटिवली हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसके लिए अगर हम यूनिट नहीं जानते तो हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया आई होप? ठीक है, इसीलिए यूनिट जानने की जरूरत। अच्छा, ये यूनिट निर्धारित करता कौन है? हु डिसाइड्स दिस यूनिट्स? उसके लिए एक बोर्ड है, उसको बोलते हैं CGPM, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि जनरल कॉन्फ्रेंस है और CG क्यों है? नहीं, उसका नाम जर्मन में या कोई और लैंग्वेज में कॉन्फ्रेंस जनरालिस स्पेस एट मेजरमेंट्स ऐसा कुछ है, तो उस छोड़ो। तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट्स जो है उसके वजह से इसका नाम ऐसा है। और ये बॉडी इट इज़ ऑलरेडी डिजाइंड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बिफोर नाउ, लाइक 200 ईयर्स या 150 साल पहले, विच ऑलरेडी प्री डिटरमाइंस व्हाट, कि ये जो यूनिट्स हम लेंगे जैसे कि लेंथ का मीटर, लाइट का कैंडेला, ठीक है, और कोई भी चीज़ का हम डिफाइन कर रहे हैं, स्पीड का नहीं, मान लो टाइम का 1 सेकेंड, तो वो जो सब यूनिट्स हमने डिफाइन कर रखा है जिसको यूज़ करके हम पूरा खेल रचाने वाले हैं, जो कि रच चुका है, हम उसको कॉपी में रचाने वाले हैं, वो खेल डिसाइड, उसके नियम डिसाइड करता है ये बॉडी, ठीक है। तो उनका मीटिंग कभी कभी होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा यूनिट सही है, किस में कुछ दिक्कत आ रहा है, किस में कुछ दिक्कत नहीं आ रहा है, उस हिसाब से यूनिट इज़ डिसाइडेड, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड what is the requirement of units in this chapter or in any other chapter of physics from now on, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आगे हम यूनिट्स जो हैं समझ गए, लेकिन यूनिट्स जो है वो 2 प्रकार है। क्यों 2 प्रकार के हैं वो समझते हैं। जब हमने यूनिट्स को डिफाइन किया कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, क्वांटाइज करने के लिए, तब हमने देखा कि हर जो चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ को और एरिया को लें तो हमें पता चल रहा है कि एक स्क्वायर का एरिया इज़ व्हाट, द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो उसका साइड जो है वो मेजर्ड इन लेंथ है, तो लेंथ से आया हुआ एरिया है, मतलब इनडायरेक्टली एरिया डिपेंड कर रहा है किस पे, लेंथ के ऊपर। तो ध्यान से देखो तो लेंथ एंड एरिया आर व्हाट, रिलेटेबल, मतलब दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसा लेंथ वैसा एरिया हो सकता है। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे क्वांटिटीज़ को जब रिलेट किया तो हमको मिला ये कि नॉट ऑल द फंडामेंटल क्वांटिटीज, सॉरी नॉट ऑल द क्वांटिटीज, नॉट ऑल द यूनिट्स आर फंडामेंटल। तो फंडामेंटल किसको बोले हम और डिराइव्ड किसको बोले? फंडामेंटल हम उसी को बोलते हैं जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। दुनिया में ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स सिर्फ 7 है, ठीक है। हाउ मेनी? 7। और ये डिराइव्ड यूनिट्स
ये पता नहीं कितने हो सकते हैं, इन्फानाइट, तुम भी कुछ डिराइव करके लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये 7 है। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड किया कि ऐसे यूनिट्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, जैसे कि लेंथ और टाइम। अब टाइम से लेंथ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या लेंथ से टाइम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम अपने आप चल रहा है, लेंथ कुछ भी हो सकता है, सो दे डोंट रिलेट विद ईच अदर। लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये है कि फंडामेंटल तभी उसको बोलेंगे जब इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अदर्स, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। समझ में आया? जैसे लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग एल्स, लेंथ मतलब लेंथ, टाइम मतलब टाइम, ठीक है, मास मतलब केजी, तो ये सब इंडिपेंडेंट है। इसीलिए 7 तरह की चीज़ें हैं, वो हम देखेंगे थोड़ा देर में। और डिराइव्ड जो चीज़ें जैसे कि स्पीड, मान लो मैंने तुम्हें लेंथ दे दिया और टाइम दे दिया, तो अपने आप आ गया क्या? स्पीड, नेचुरली ऑप्टेंड, ये स्पीड हो गया डिराइव्ड यूनिट। जबकि लेंथ और टाइम फंडामेंटल थे, लेकिन उनका कुछ मैथमेटिकल हमने रिलेशन निकाला जिसकी वजह से हमारा मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गया। तो अब इसी को लेके पूरे चीज़ को समझने की कोशिश करो कि कुछ यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल होते हैं और कुछ यूनिट्स होते हैं जो डिराइव होते हैं। चलो देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन से हैं। अब आगे हम फंडामेंटल यूनिट्स को जानने के लिए, फंडामेंटल यूनिट्स हमने बताया था 7 थे, वो 7 कौन से हैं? मैंने लिख दिया इधर, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और लुमिनस इंटेंसिटी। मतलब ये 7 ही यूनिट्स ऐसे हैं जिनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है टू डिस्क्राइब देमसेल्फ, दे आर सेल्फ पोटेंट, राइट। तो ये उनके पास वो खूबी है, वो खुद को ही खुद डिफाइन करते हैं। लेंथ को डिफाइन करने के लिए मास नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, करंट नहीं चाहिए, टेम्परेचर नहीं चाहिए। वैसे ही कोई भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए बाकी के जो चीज़ें हैं वो नहीं चाहिए, तो दे आर सेल्फ डिफाइंड। सो ऐसे चीज़ों को हम फंडामेंटल बोलते हैं। तो पहला है लेंथ, मतलब लंबाई, जिसको मापते हैं हम मीटर से। सिंबल क्या है? मीटर, एम लिखो सिर्फ, ठीक है। मास, अब मास को क्या बोलते हैं हम? नापते किससे हैं? किलोग्राम, ठीक है। अब देखो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एसआई यूनिट्स हैं, और तुम्हें पता है कि एसआई यूनिट्स क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डे यूनिट्स, फ्रेंच में उसका नाम है, वहीं से डिराइव हुआ है। सिस्टम ऑफ, उसका कुछ नाम है फ्रेंच में, उसी से डिराइव हुआ है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो वहाँ से हमने क्या किया, वहाँ पे उन्होंने सारे जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसका कुछ निर्धारित किया कि हम मीटर ही यूज़ करेंगे दुनिया भर में। ऐसा यूनिट्स बोलो तो मीटर। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक यूनिट दुनिया में हर जगह वैरी कर रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। क्यों? क्योंकि मान लो हमने एक चीज़ को यहाँ से भेजा वहाँ पे और मीटर में लिख के भेजा, तो उनको क्या ना कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि अपने हिसाब से वो कितना है। नहीं, सबका हिसाब सेम रहे, इन वेरिएबिलिटी, इट विल नॉट चेंज, नॉट वेरी एज पर जोग्राफिकल लोकेशंस। इसीलिए सिस्टम इंटरनेशनल इज रिक्वायर्ड। मीटर, किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, वैसे ही टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट का मोल, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी का क्या? कैंडेला। अमाउंट का मोल है, ठीक है, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। और उसी का सब शॉर्ट फॉर्म क्या है? किलोग्राम, केजी, सेकंड, एम्पियर, के, डिग्री के, या फिर मोल का सिर्फ MOL, कैंडेला का कैपिटल C स्मॉल d। तो ये सारे हैं फंडामेंटल यूनिट जिनको लेके हम पूरा फिजिक्स वर्ल्ड में, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स में हम यूज़ करने वाले हैं, जिसी से सब कुछ बना है और सब कुछ डिस्क्राइब हुआ है, ठीक है। तो इन 7 को छोड़ के 2 चीज़ और हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक है प्लेन एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल। ये दोनों चीज़ बाद में आए, लेकिन इसको भी फंडामेंटल माना जाता है, ठीक है। प्लेन एंगल जो है वो मेजर किया जाता है रेडियन से। तुमने प्लेन एंगल बहुत मेजर किया है, स्कूल भर में तुमने एंगल किया, कंस्ट्रक्शन किया, वो जो एंगल तुमने किया वो प्लेन एंगल है। मतलब एंगल ड्रॉन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इट्स कॉल्ड ए प्लेन एंगल, ठीक है। वो रेडियन से मेजर किया जाता है। तुमको तो पता होगा कि वो डिग्री में है, लेकिन उसका डिग्री इज़ नॉट, इट्स द इंडियन वे, रेडियन इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे। तो
तुम भी इस साल जब ट्रिगोनोमेट्री करोगे तो रेडियन से ही करोगे, पाई से करोगे, पाई/2 से करोगे, 90 डिग्री 30 डिग्री ऐसे नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो इसको अंदर बिठा लो। अब दूसरा जो चीज़ है वो है सॉलिड एंगल, मतलब इट इज़ मेजर्ड इन स्टेराडियन या STR। और सॉलिड एंगल क्या है? तो दैट इज एंगल विच इज़ सॉलिड, मतलब 3 डायमेंशनल। मतलब मान लो ये तो 2 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे ऐसा एंगल सबटेंड कर रहे हैं एक प्लेन में। अगर मैंने कोई एरिया बोल दिया और उसका एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट बोला, तो वो जो एंगल होगा वो 2 डायमेंशनल नहीं होगा, वो ऐसे होगा 3 डायमेंशनल। मतलब एक पूरा शेप लेके वो एंगल आ रहा होगा। वैसे एंगल जो है 3 डायमेंशनल एंगल्स सब्जेक्टेड या सबटेंडेड फ्रॉम ए एरिया ऑफ डिस्कस, या फिर ए बिग, नॉट ए सिंगल पॉइंट और 2 पॉइंट्स और अ लाइन, बट अ बिग सरफेस, वहाँ से आया हुआ एंगल एज सीन फ्रॉम अनदर पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो ये दोनों भी फंडामेंटल में नहीं है, लेकिन फंडामेंटली उनको एक्सेप्ट किया गया है। अब इनको छोड़ के जो आता है उसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़। चलो देखते हैं। डिराइव्ड से पहले कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के साथ सिस्टम इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया कुछ प्रीफिक्स, उसको भी देख लेते हैं। चलो, तो SI के द्वारा दिया गया कुछ और प्रीफिक्सेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सब प्रीफिक्सेस हैं, दिस आर यूज फॉर द पावर्स ऑफ 10। जैसे कि 10 का तुम्हें तो ये पता होगा, 10 का -1 डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, ये तुमने सुना होगा, 10⁻6 मेगा, ये सब सुना होगा। लेकिन कुछ और सारे चीज़ हैं, इसको तुम लिख लो, मैं चाहता हूँ, जिसको तुम यूज़ कर सकते हो हायर पावर्स ऑफ 10 में डिस्क्राइब करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एनी यूनिट, ठीक है। एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हीटो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। तो ऐसा लगता है किसी ने गाली दिया, लेकिन वो याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद हम चलते हैं कुछ बाकी जो है वो देखते हैं। अब हमने सिस्टम इंटरनेशनल की बात मान ली। अब कुछ और चीज़ है जो बाकी है, जो समझना बाकी है आज के क्लास में, वो ये है कि बेस यूनिट, किसी को बेस यूनिट बनाने के लिए ये लोग कुछ मानते हैं या ऐसे ही कुछ बना देते हैं? नहीं, कुछ नियम माना जाता है जिससे ये सब बनता है। वो कौन सा नियम है जिससे बेस यूनिट बनता है, वो सोचने लायक है। 2 चीज़ें हैं, एक तो अवेलेबिलिटी, हर जगह वो मिले हमें, ठीक है। मतलब हर जगह, दुनिया के हर जगह, मान लो मैंने मीटर को डिस्क्राइब किया कि ऐसा एक चीज़ लेके मीटर को डिस्क्राइब किया। मान लो गोल्ड के एटम से, मैंने गोल्ड जब रहता है तो उसके एटॉमिक डिस्टेंस से, 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, वहाँ से मैंने डिफाइन किया मीटर को। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस कंट्री के पास गोल्ड नहीं है वहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट वो कर नहीं सकते और वो मेजर नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं चलेगा कि मीटर कितना था। तो ये जो अवेलेबिलिटी का इशू है ना, बहुत बड़ा इशू है। मतलब जिसको लेके हम फंडामेंटल यूनिट को, बेस यूनिट को डिफाइन करें, वो हर जगह मिलती रहे, हर जगह उसको प्रोसेस करने के लिए, समझने के लिए एनफ रिसोर्सेस हो। इसीलिए बोलते हैं अवेलेबिलिटी इज़ वन क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ए बेस यूनिट। और दूसरा है इनवेरिएबिलिटी। ये 2 नियम डिसाइड करते हैं। इनवेरिएबिलिटी क्या है? जो बदले नहीं, डज नॉट चेंज, ठीक है। जगह जगह पे बदलती रहे तो प्रॉब्लम है। मान लो मैंने मीटर को डिफाइन किया या सेंटीमीटर को डिफाइन किया कि मेरे ये वाले उंगली और वो वाले उंगली के बीच में जो गैप है वो सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने ऐसा डिफाइन किया, या फिर वो 10 सेंटीमीटर है। लेकिन ये मेरे उंगलियों के लिए इतना है, किसी और के हाथ, मान लो किसी का हाथ द ग्रेट खली के बराबर इतना बड़ा हाथ है, तो उसके हाथ में वो डिस्टेंस लाइक मेरे ये वाला गैप के बराबर हो सकता है भाई, क्या पता। वो एक सही चीज़ है क्या वो एक सही चीज़ है टू डिफाइन द डिस्टेंस सेंटीमीटर इन ऑल प्लेसेस? नहीं, क्योंकि वो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, राइट। वो वैरी करता है फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, आदमी से आदमी वैरी करता है। तो ऐसे चीज़ों को हम बेस यूनिट नहीं ले सकते।
हम ऐसे चीज़ों को बेस यूनिट लेंगे जो अवेलेबल हो हर जगह और वेरी नहीं करे, मतलब हर जगह उनका वैल्यू सेम ही आए। तो ऐसा एक मापदंड हमें मतलब ढूंढना पड़ेगा जिसको लेके हम ये सब चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो ऐसे मापदंड लेके सारे फंडामेंटल्स यूनिट जो है हमने पढ़ा 7 और 8, 9, वो सब को डिफाइन किया गया है, ठीक है। वो सब हम देखेंगे अगले वीडियो, क्योंकि आज का पढ़ाई कंप्लीट है यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन कैसे किया गया है मीटर वीटर सबको लेके। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक इट। आई होप it helped you. Thank you. Have a nice day.